गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10वां क्लास का सबसे पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहा हूं। ये किताब जो है ऐसी आती क्या है, इतिहास। ये किताब से ही मैं इसमें पढ़ा रहे हैं और आप लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को हो सके तो आप लोग अपने साथी को भी बताएंगे। और मेरा जो ये चैनल है विद्या गुरु है ना, गुरु केपी है ना, तो यह ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग शेयरिंग भी करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर लगता है कि थोड़ा कुछ है गड़बड़ तो कमेंट भी करिएगा, है ना। अच्छाई बुराई तो लगा ही रहता है, हो सकता है थोड़ा बहुत कमी होगी तो माफी कीजिएगा। धन्यवाद। आइए तो चलते हैं हम लोग यूरोप की दुनिया में। ये यूरोप, ये भारत विश्व का मैप में हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे कैसे कैसे यूरोप में राजनीतिक घटनाएं कैसे हुआ और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम कैसे उमड़ा। ये सब राष्ट्र बहुत सारे यूरोपीय कंट्रीज का देख रहे हो। इसमें जो है यहाँ पर आप लोग देखेंगे यूरोप में बहुत सारे देख रहे हो कंट्रीज जो देख रहे हो। ये सबसे पहले यहाँ पर ही राष्ट्रवाद जो आया और है ना, इसी के बारे में बात मैंने यहाँ पर बताने के लिए आया हूं। और बात हो रही कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में ये जो यूरोप देख रहे हो यही हुआ। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण मतलब सबसे पहले राष्ट्रवाद यहीं पर पनपा, है ना। तो बात यहां पर है कि 1789 में 1789 की बात है। फ्रांसीसी क्रांति, ये देखिए फ्रांसिस, यहां पर फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ। और हाँ सॉरी 1789 में यहां पर हुआ। 19वीं शताब्दी है ना, 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत और आक्रामक रूप के सामने आ गया। 19वीं शताब्दी का अर्थ क्या हुआ, 1800 से लेकर 1900, ये सब काल में बहुत यहां पर आक्रामक रूप ले लिया। यानी कि राष्ट्रवाद की भावना यहां पर सब देश चाहने लगा। इसके कारण यथेष्ट परिणाम भी जुगंतकारी रहे। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में इसका दो पहलू है। राष्ट्रवाद की भावना के विकास में दो पहलू क्या है। पहला है कि यहां पर फ्रांस में राजक्रांति हुई। क्रांति क्यों होती है समझ रहे हो, जब जनता असंतुष्ट हो जाए, जब जनता असंतुष्ट हो जाए राजा के कार्यों से, तो जनता क्या करेगा, विद्रोह करेगा, हटाना चाहेगा राजा को। और वो क्या चाहेगा, वहां पे बेरोजगारी बढ़ जाती है, भुखमरी पड़ जाती है। यह राजा सही तरीके से देश का संचालन नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में राजक्रांति का उदय होता है। चलिए दूसरा कारण यहां पर है, हम पढ़ रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद, इन सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी। उसका पहला कारण यहां पर देख रहे हैं कि राजक्रांति, फ्रांस में राजक्रांति और नेपोलियन के आक्रमण। नेपोलियन जो थे ना वो आक्रमण कर रहे थे। चलिए आइए, फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक को अभिजात्य वर्ग परिवेश से बाहर ला करके उसमें अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण को वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के आक्रमण, किसके आक्रमण बच्चों, नेपोलियन के आक्रमण, नेपोलियन के आक्रमण, नेपोलियन के आक्रमण का बहुत बड़ा योगदान है यहां पर राष्ट्रवाद के लिए। नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी, देख रहे हो जर्मनी, और कहां, इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक
और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिसमें इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखो जी, जर्मनी में एकीकरण पढ़ेंगे, इसमें हम लोग इटली में भी पढ़ेंगे एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है एक करना। इसका मतलब साफ जाहिर है कि लगता है कि यहाँ पर टूटा फूटा था, यहाँ पर सब जनता एक साथ नहीं थे, लगता है इसका क्षेत्र जो है सभी अलग अलग कब्जा किया हुआ था। तो यहाँ जो देखिए इटली में भी बात और जर्मनी की बात कर रहा हूं। कहता है आगे कि दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध, देखिए फ्रांसीसी प्रभुता, इसका प्रभाव सभी कंट्री पर लगता है पड़ रहा था, इधर भी इधर भी, तो इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा था। तो जर्मनी वाले, इटली वाले चाहेंगे कि मैं इसके प्रभाव में क्यों रहूं, क्यों मैं इसके प्रभाव में रहूं। तो यूरोप में वही फ्रांसीसी प्रभुता, इसका कब्जा जहां जहां हो रहा था, आज इसी के आधिपत्य के विरोध में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगेगा। अरे जगेगा, ये क्यों हमको गुलाम बनाएगा, ये स्वतंत्रता की होड़ में लग गया। यही स्वतंत्रता की होड़ को कह रहे हैं हम लोग राष्ट्रवाद। ये भी देशभक्ति भावना इसमें भी लोगों में जगा, इसमें भी उसका उद्देश्य। देखिए क्या हुआ, नेपोलियन का पतन हुआ। उसके बाद यूरोप की विजय शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हो गई। यूरोप विजयी शक्तियां, ये ऑस्ट्रिया दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए, ये 1815 की बात हो रही है। कब की, यानी कि सेंट्रलाइज हो गया यहां पर शक्तियां ऑस्ट्रिया की। यूरोप की विजयी शक्तियां, पूरे कंसंट्रेशन ऑस्ट्रिया में हो गया। ये सभी देश, ये देश का प्रभाव इन लोगों पर पड़ा, जिसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजय में अस्त व्यस्त कर दिया था। नेपोलियन, यहां पर आप लोग, परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनीतिक इस बात को देख सकने में असमर्थ थे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। 1815 कब के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ये ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे, इसको समझिएगा। ऑस्ट्रिया का चांसलर ये 1815 की बात हो रही है। कब की, वियना सम्मेलन हुआ। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। किसने किया, मेटरनिक ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी थी। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, देख लीजिए, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम तो ही कहते हैं ब्रिटेन, रूस, आ जाइए इधर, प्रसा, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो यहां पर जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने क्या किया था, शांति भंग कर दिया था। नेपोलियन के युद्धों ने उसको समाप्त कर दिया था, वहां की शांति को। कहां की शांति को, यूरोप की शांति को। नेपोलियन गणतंत्र और प्रजातंत्र, जो फ्रांस की क्रांति का देन है। फ्रांस की क्रांति का देन क्या है, तो यहां से आ गया फ्रांस की क्रांति का देन क्या है, गणतंत्र, लोगों का तंत्र, और यानी कि प्रजातंत्र। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि ये प्रजातंत्र जो है, हम लोग
ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र फ्रांस की क्रांति का देन है। फ्रांस की क्रांति का दो बातें हम लोग क्या जाने, गणतंत्र और प्रजातंत्र। प्रजातंत्र इसी क्रांति का देन है बाबू। अब यहां से समझो, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था को पुरातन मैंने जो पहले से चलते आ रहा था उसी व्यवस्था को कायम करना, यानी कि पुनर्स्थापना करना, यही मेटरनिख का उद्देश्य था। मेटरनिख पहले से जैसे आ रहा था, इसको भंग कौन किया था? यहां पर नेपोलियन। कौन भंग कर दिया था? तो नेपोलियन की व्यवस्था को भंग कर दिया था, लेकिन चाह कौन रहा था कि उसी व्यवस्था को? मेटरनिख कर रहे थे। अब ये मेटरनिख ने अतः वियना के सम्मेलन, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, एक है ऑस्ट्रेलिया, वो तो बात की बात है। ऑस्ट्रेलिया देखिए इधर मिलेंगे, इधर मिलेंगे आपको। ऑस्ट्रेलिया की बात हम इधर कर रहे हैं, देखिए यहाँ कहाँ मिलेगा, देख लीजिए। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, इसकी बात हम नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी? ये देखिए ऑस्ट्रिया की। किसकी बात हो रही है? तो बच्चों ध्यान देना, वियना सम्मेलन। यहां पर क्या किया था फ्रांस के नेपोलियन ने? क्या किया था? अस्त व्यस्त कर दिया था, जहां तहां कब्जा कर करके अस्त व्यस्त कर दिया था। लेकिन यहां पर व्यवस्था को पुनः लागू करने की बात कौन कर रहे थे? मेटरनिख। अतः वियना के सम्मेलन से यूरोप में वियना के सम्मेलन से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। वियना के सम्मेलन से वियना सम्मेलन से नेपोलियन युग का अंत हुआ। कौन यहां पर अब रोल में है? मेटरनिख। मेटरनिख क्या चाहते थे? क्या चाहते थे? क्या चाहते थे? बोलो जी। किसने व्यवस्था खराब किया था? अरे व्यवस्था यहां पर किसने खराब कर दिया था यूरोप में? अरे भाई सुनो तो सही, सुनोगे तब नदी में खोपड़ी में जाएगा, और कितना याद रखोगे? अरे भाई थोड़ा समझदारी से पढ़ो। यहां पर पूरे अर्थव्यवस्था को चरमरा कौन दिया था? हाँ नेपोलियन। लेकिन एक यहां पर यही फ्रांस की क्रांतिकार यहां पर जो है, ये नेपोलियन के युद्धों समाप्त जब हुआ, गणतंत्र और प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति का देन था, इसको लागू करने के लिए किसने कदम रखा? अब सुनिए, मेटरनिख युग की शुरुआत हुई इटली पर। ये देखो, इटली अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली को ये अपना प्रभाव जमाना चाह रहा था। अपना प्रभाव कौन? किस पर? क्या किया? इटली को टुकड़ों में बांट दिया। तो टुकड़ों में बांटने का काम यहां पर कौन किया? देखो, सिसिली, नेपल्स के प्रदेश, इटली में ही सिसिली और नेपल्स के प्रदेश, बुर्बो वंश, यहां बुर्बो वंश। कौन वंश? बुर्बो वंश के सम्राट, ये सम्राट कौन थे? फर्डिनेंड। कौन थे? फर्डिनेंड को दे दिया। कौन कौन प्रदेश का? ये है ना, इटली में किसका? सिसिली नाम याद रखना है। किसको किसको? सिसिली और नेपल्स को। किसको दे दिया गया? हाँ, ये जो है सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को
है ना, बुर्बो सम्राट ये फर्डिनेंड को दे दिया। ध्यान से समझिएगा। और रोम और उसके आसपास, रोम यही ग्रीस, रोम और उसके आसपास, रोम और यहां पर हम लोग देखेंगे कि आसपास के राज्य, रोम और उसके आसपास के राज्यों को किसको सौंपा? रोम, है ना, और आसपास के क्षेत्रों को रोम इसको दे दिया। किसको? पोप को। पोप, ये पोप क्या होता है? धर्मगुरु। हाँ हाँ, ये जो ईसाई धर्म का जो होता है ना, तो यहां पर और बात हो रही, लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता काम हुई। जगह का नाम है लोम्बार्डी और वेनेशिया। ये ऑस्ट्रिया, दो जगह को इन्होंने ये कर दिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया। कौन कौन? हाँ, वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का कब्जा, प्रभुता कायम हुई। परमा, मोडेना और टस्कनी, तीन गो और नाम यहां सुनेंगे। कौन कौन? परमा, मोडेना और टस्कनी, ये तीनों पर, ये था प्रांत पर हैब्सबर्ग। हैब्सबर्ग किसका? हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया, राजवंश को। अब देखो जी, यहां पर मैंने क्या बताया, नेपोलियन युग का फ्रांस में जब अंत हो गया, तब यहां पर कौन उभरे? मेटरनिक। मेटरनिक वही चाह रहे थे कि यहां राजतंत्र प्रजातंत्र की बात कर रहे थे, और उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया? इटली को दो भागों में, इटली के है ना बांटा, कई भागों में बांटा, जिसमें इटली का सिसिली और नेपल्स किसको दे दिया गया? इसको दे दिया गया। किसको? बुर्बो वंश के फर्डिनेंड को दे दिया। यहां पर बाकी जो बचा रोम वाला और आंध्र प्रदेश जो मिला, ये पोप को दे दिया। और यहां से फिर और है, ये परमा, मेडोना और टस्कनी हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। जेनेवा, सार्डिनिया, और आगे आ जाइए, जेनेवा, जेनेवा और सार्डिनिया, सार्डिनिया ये पिडमाउंट राज्य में मिला लिया गया, पिडमाउंट के राज्यों में सम्मिलित कर दिया। अब देखिए जर्मनी, जर्मनी में 39 रियासतों का संघ बना। कितना? 39 रियासतों का संघ बना। अब देखो, ये क्रमिक रूप से खोपड़ी में जाना चाहिए, है कि नहीं? कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, देख रहे हो ना। फ्रांस की राजक्रांति में नेपोलियन ने क्या किया था? पूरे यूरोप को अस्त व्यस्त कर दिया। और ये करने के बाद फिर वहां पर फ्रांस की राज का क्या था? देन प्रजातंत्र और हाँ गणतंत्र, उसी को स्थापित करने के लिए कौन पहुंचे? मेटरनिक। मेटरनिक ने क्या किया? ये इटली को भी कई राज्यों में बांट दिया, और इस पे जगह जगह यहां पर देखिए जगह को सौंपने का काम किया। सिसिली, नेपल्स को बुर्बो वंश के फर्डिनेंड शासक को दिया। इसके बाद यहां पर हम लोग क्या देखे? जेनेवा, सार्डिनिया, है ना, ये जो है जेनेवा, सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्यों में मिला दिया गया। पिडमाउंट के राज्यों में मिला दिया गया। इस प्रकार हम लोग देखें, जर्मनी में 39, कितना? जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम करा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से किसका अधिकार रहा? यानी कि ये अब हो गया बाहुबल, ये हो गए ताकतवर वहां पर। अब चलिए, स्थापित कर हर संभव प्रयास किया कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। लो, इन देशों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। ये कौन? ऑस्ट्रिया। हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रिया कहता है कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। यहां के लोग अपने देश का के लिए नहीं, ऐसा ना तोड़ फोड़ करके रखने का काम कर रहा थे। अब मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना किया।
जो पहले से चला आ रहा था, जिसको ध्वस्त कर दिया था किसने? नेपोलियन ने। इस तरह वियना सम्मेलन यहां जो हुआ प्रतिक्रियावादी शक्ति की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था स्थायी साबित नहीं हुई। जल्द ही यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ। पहला तो काम यहां बिगाड़ के चले गए नेपोलियन, दूसरा काम यहां ऑस्ट्रिया वाला देखिए यहां से कैसे कैसे करने लगे। तो यूरोप में फिर इन दोनों के कार्यों से क्षुब्ध होकर पूरे, अब देखिए ना, ऑस्ट्रिया चाहता था तो जर्मनी में राष्ट्रवाद नहीं आए। जनता थोड़ी मानने की बात है, वहां का भी तो शासक होगा ना, बताइए ना। 39 रियासतों को संघ में कायम कर लिया गया। अब सुनिए, लेकिन यूरोप के लगभग सभी देश में राष्ट्र की भावना का विकास धीरे धीरे होने लगा। अब सुनिए, यहां से हम लोग ये सभी बात हम लोग जान गए। अब यहां से देखेंगे कि क्या हुआ। अब आइए, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना व्यवस्था के तहत फ्रांस में क्या हो गया, ये देखिए यहां पर क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित ये भी करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया, यहां पर पुनः स्थापित किया गया। अब आइए, लुई 16वां, नाम याद रखिएगा बच्चों, लुई 16वां नहीं 18वां, हाँ 16वां नहीं 18वां, यहाँ का राजा बना। कहां का राजा बना? अरे कहां का राजा बना? फ्रांस का। वेरी गुड। उसने फ्रांस की बदली स्थिति हुई परिस्थितियों को समझा। फ्रांस में भी तो वहां बदलाव हो चुका था, मेटरनिख आए थे, बदलाव हो चुका था। फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया, उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी और सुधारवादी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। अब देखिए यहां पर प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया। उसने 2 जून, डेट को याद रखेंगे, कब गए 1814 की बात है, को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया फ्रांस में, और वह जो 1848 तक फ्रांस में चलते रहा। संवैधानिक घोषणा पत्र, संवैधानिक, ये अपना संविधान बनाया, यह घोषणा पत्र यहां पर जारी किया, और कब तक चलता रहा? 1848 तक। चार्ल्स, व्यक्ति का नाम सुनेंगे, चार्ल्स एक्स नहीं 10 है, 10 एक्स नहीं, 10वां नंबर रोमन में लिखा हुआ है 10 के शासन काल में इसमें कुछ परिवर्तन हुए, परंतु इसका परिणाम 1830 के क्रांति के रूप में सामने आया। तो बच्चों, अब जुलाई 1830 की क्रांति के बाद आइए, चार्ल्स 10वां एक कैसा था? निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स 10वां
तो ये चार्ल्स दसवां जो है एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। इसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता, फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता, देख रहे हो ना साहब, ये कौन यहां पर आए थे? लुई 18वां। क्या हुआ 2 जून 1814 में ये संवैधानिक घोषणा पत्र, यह चलता रहा कब तक? बात है 1830 की। चार्ल्स दसम एक निरंकुश प्रतिक्रियावादी था, ये है ना, निरंकुश और प्रतिक्रियावादी, ये प्रतिक्रियावादी था। क्या था? प्रतिक्रियावादी था। अब यहां पर प्रतिक्रियावादी बतलाया गया, फ्रांस में उभर रही। यहां जो फ्रांस में जो ये चल रहा था, यहां पर जो राष्ट्रवाद की भावना जो पनप रही थी और उस जनतंत्र की भावना जो आ रही थी, उसको दबाने का प्रयास किया गया। क्या किया? कौन? कब की बात हो रही है? 1830 की। अब यहां से देखिए, उसने अपने शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। ये चाहते थे कि यहां पर लोकतंत्र स्थापित ना हो। कौन? चार्ल्स टेन, 10वां नंबर। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पेलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। किसको बनाया? हाँ, किसको बनाया? पोलिग्नेक को क्या किया? हाँ, प्रधानमंत्री, पीएम बनाया। पोलिग्नेक ने पूर्व में, देखो जी, ये इनका संबंध था लुई 16वें में स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर, ये समान नागरिक संहिता था ना, के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना, एक वर्ग स्थापना हुआ वहां, उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। एक शक्तिशाली है ना अमीर वर्ग का स्थापना किया और उसी को विशेष अधिकार दिया। कहां की बात हो रही है? देखो कैसे कैसे घटनाओं को दिमाग में बैठाइए। जो बच्चा घटनाओं को दिमाग में बैठाते चला जाएगा, उसका पेपर नहीं छूटेगा। कहता है शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना, उसे विशेषाधिकारों को विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती और क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। बताइए, फ्रांस में ये अपने तरीके से काम कर रहा है। अरे भाई, ये तो षड्यंत्र ना समझ रहे हो कि लगता है कि यहाँ पर जो अभिजात वर्ग के लोग है, वो लगता है देश को बर्बाद कर देगा। लोगों में ऐसी बातें घर कर गई। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिग्नेक के विरोध इसका गहरा असंतोष फैला और चार्ल्स 10 के इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप, चार्ल्स 10 के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई, हेलो 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 कब? अरे यही ना क्या किया कि यहां पर एक जो है शक्तिशाली अभिजात वर्ग को दे दिया। वाह रे वाह, उसके अनुसार चलेगा फ्रांस उसके अनुसार चलेगा। अरे वहां पर संवैधानिक जो बातें हो रही थी उसके अनुसार चलेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है? छेड़छाड़ कर दिया संविधान के साथ। और क्या तो जनता खुश होगी? जनता खुश होगी? अरे जनता ये खुश कैसे होगी? यहाँ का जो ये पोलिग्नेक क्या किया, ये सारे पहले व्यवस्था को यहाँ नौ चौपट कर रहा है। खुश होगी जनता? क्या करेगी जनता? हाँ, तो ये ना 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश को गला घोटने का काम किया। ये यही पोलिग्नेक, यही बताइए, नियम कानून बना हुआ है और उसको हटाने का काम, भारत में बहुत संविधान में जो नियम कानून बना हुआ उसको हटाने का प्रयास को नेताजी करते हैं। हिम्मतें नहीं है, करेंगे कैसे भाई? उस संसद में पहले वहां पर ये होता है, बहुत प्रक्रिया है। बहु ऐसा ही नहीं कोई चाहेगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वैसे थोड़ी होगा।
नहीं ना होगा। बात यहां की बात यहां भी देखिए क्या हुआ। ये 4 अध्यादेश को जो बना हुआ था उसको गला घोटने का काम किया। इस अध्यादेश के विरोध में पेरिस में, फ्रांस की राजधानी कहां है? पेरिस। पेरिस में क्या होगा? वही होगा जो होगा। अरे होगा, होगा भाई। 28 जून की बात हो रही है, 28 जून की बात हो रही है, 28 जून। तो जुलाई की बात पहले हुआ, अभी बाद में होगा, रुकिए अभी। 28 जून में क्या हुआ? गृह युद्ध। गृह युद्ध, गृह युद्ध। अरे इसके समर्थक लोग और इसके विरोधी लोग, यानी कि जो संवैधानिक ढांचा को बनाए रखना चाहता था वहां, उन दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया। जैसे कैसे होता है, यहां भी होता है ना, बीजेपी वालों का समर्थक, कांग्रेस के समर्थक, जब कोई जुलूस निकलता था आपस में लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। तो बात यहां पर वही है। तो यहां पर भी हो गया एक समर्थक और एक विरोधी, दोनों के बीच झगड़ा। वही झगड़ा क्या हुआ? गृह युद्ध। गृह युद्ध में होता है क्या है? घर में युद्ध, यानी कि देश में युद्ध। बड़े पैमाने पर लोग दो भागों में बढ़ जाता है। दो प्रकार के लोगों का जो मत नहीं मिल पाता है, तो दोनों आपस में झगड़ा करता है। इसी को क्या कहते हैं? गृह युद्ध। और ये देखिए कब की बात हो रही है? 28 जून। और 28 जून का ये देखिए, एक यहां पर हमको डॉट लग रहा है। अरे भाई जून है और जुलाई है, तो पहले गला घोटा होगा, ये चार होता है। यहां पर लिखा हुआ किताब में 4 अध्यादेशों का उदार तत्व गला घोटने का प्रयास किया इन आदेशों के। बताओ जुलाई में अगर होगा तो जून में काहे होगा भाई? यहां पर लग रहा है थोड़ा सा डॉट। फ्रांस में 28 जून 1930 को जुलाई को क्रांति कहते हैं। 28 जून को, हमको ये नहीं अभी समझ में आया किताब में क्या लिखा हुआ है। 25 जुलाई को होगा। अरे पहले जून ना महीना आता है जी, तब ना जुलाई आता है। अब इसको क्लियर यहां पर कह रहा है कि यहां गला घोटा 25 जुलाई को। और यहां पर खैर देखेंगे इसको, हम किताब को सभी तहकीकात देखेंगे। ये लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा हमको डॉट लग रहा है, क्या है इसको समझना है फिर से। चार्ल्स दस ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून। यही ना समझ में आया है? जो 26 जुलाई से मतलब नहीं है बेटा, ये जून और जुलाई से मतलब है हमको। पूरा महीना हो सकता है डेट आगे पीछे, लेकिन ये जुलाई डाला है और यहाँ जून डाला है। अरे पहले जुलाई आता है। 28 जुलाई नहीं, ये बताओ ना, ये जुलाई है कि ये जुलाई है? ये क्या है? ये भी जुलाई है। ये क्या 28 जुलाई? ये देखिए उसे किताब। ये भी जुलाई होगा, ये लेकिन डेट यहां पर 26 दिया है। ये इस किताब के अनुसार, ये भारतीय भवन के अनुसार। अब ये डेट जो है 26 जुलाई है और वो किताब बता रहा है क्या? बताइए, ये इतिहास है, बताइए। ये ऐसे कॉन्ट्रोडिक्शन जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं किया है, सब किताब दोनों कंफ्यूजन में डाल दिया। चलिए, तो ये जून 25 जुलाई है, तो ये 26 जुलाई हो सकता है। तो ये जुलाई हम 26 जुलाई हो सकता है। ये उस किताब में यहां पर 26 जुलाई ही मान के चलेंगे। ये गृह युद्ध, अरे भाई पहले होगा, इसके बाद में ना विरोध होगा। हाँ 25 जुलाई है और ये 26 जुलाई मानिएगा, इसी किताब को मानिएगा। ये दिया हुआ है
ये इसमें जो है कैसे गलती छाप दिया है पता नहीं, थोड़ा सा है डॉट वाला। ये देखिए, ये बिहार सरकार की किताब है, बताइए ये गलती मिस प्रिंट है तो नीचे नोट करके लिख देना चाहिए कि हाँ भाई मिस प्रिंट हुई है। खड़ाइए बच्चों, देखते हैं हम लोग। परिणामतः चार्ल्स 10 फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर, चार्ल्स क्या हुआ, दसम क्या हुआ, भाग गया। अरे भाग गया, जनता सिंहासन खाली करो की जनता आती है। पढ़ेंगे हम लोग 10वां क्लास में। अरे जनता का रूप अगर बदल गया तो राजा टिकेगा। भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, जान बचा के भाग गया। कहां भाग गया, होए 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 होए। हाँ बच्चों, ये देखो, ये फ्रांस, ये कहां भाग गया, यूके, यूके फॉर इंग्लैंड, वही यही जो भाग गया। अब देखिए इसमें भाग गए, फरार भाग गए, और यहीं पर बुर्बो वंश का शासन का अंत हुआ। बुर्बो वंश के शासन का अंत हुआ। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के फलस्वरूप, जुलाई 1830 में क्रांति के फलस्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर आ गया नया वंश। ये हो गया क्लियर। देखे इसमें आई बात समझ में। अब बुर्बो वंश यहां से खत्म, भाग गए, चार्ल्स 10 भाग गए, कहां चले गए, इंग्लैंड। अब आइए एक नई शुरुआत। अब क्या हुआ, फ्रांस जुलाई 1833 को क्रांति के फलस्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर एक और आया, आर्लियंस वंश, है ना। चलिए, आर्लियंस वंश, ये गद्दी सौंपी, किनको मिला गद्दी, आइए 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 आइए। इस वंश के शासक लुई, हाँ लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों और पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता, हाँ बिन जनता का कैसे काम होगा भाई, जनता बिगड़ गया तो हाँ सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जनता को खुश रखिए, किसी की सरकार बने, जनता को खुश रखिए, उनको बेरोजगारी से मुक्त रखिए, उनको भी रोजी, है ना, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, उनको भी जो सुविधा दीजिए, और अपने ही खाली गाड़ी में मत घूमिए, है कि नहीं। जनता को भी खुश रखना पड़ेगा। सरकार किन्हीं का हो, जनता को खुश नहीं रखिएगा तो जनता आपके विरुद्ध विद्रोह कर ही देगा। तो बच्चों देखिए, यहां पर लुई फिलिप पहुंचे। कौन पहुंचे, किस वंश का शासन आया, हाँ आर्लियंस वंश का। कौन वंश समाप्त हुआ, बुर्बो वंश का। कौन राजा भाग के इंग्लैंड गया, भागा ना जी, काहे भागा, जनता उनसे खुश थी, हाँ क्या किया था वहां, अभिजात वर्गों के हाथ में सौंप दिया था, और वो क्या कर दिया कि वो अपने मन से वहां पर काम करने लगा, मनमानी करने लगा, जनता का सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखा। क्या हुआ, जनता क्रांति छेड़ दी और पलायन करना पड़ा उनको, चार्ल्स 10 को। अब देखिए, अरे भैया अगल बगल देश भी तो देख रहा है क्या हुआ फ्रांस में, अगल बगल का देश वाले जनता भी तो देख रहे हैं क्या हुआ फ्रांस में। भागे पड़ा राजा को, जनता पर भी प्रभाव पड़ा। तो आप लोग पढ़े यहाँ पे 1830 के क्रांति का प्रभाव, क्रांति का प्रभाव।
अब हम प्रभाव के बारे में बात करने जा रहा हूं। क्या प्रभाव पड़ा इन सभी कंट्री पर, अगल बगल क्या ना। अरे भाई, तोरे घरवा में लड़ाई अगर हो रहे तो अगल बगल जनता वाला भी तो, घरे घर बगल वाला भी तो सीखेगा कि लगा है लड़ाई ऐसे होगा है नहीं। इसलिए क्या लड़ना जरूरी है? नहीं ना। इसलिए देखो जी, ये गलत संचार जाता है, गलत बिल्कुल। इसलिए यहां से देखिए क्या हुआ, भागना पड़ा किनको, किनको भागना पड़ा? कहाँ है? यहाँ है ना कि कहीं गए हुए ना? शरीर यहाँ रहता है, मनवा कहीं और घूमता है। आज जब घर है एकदम कचौड़ी पूरी बनता है, एकदम। अरे वाह, अरे ध्यान यहाँ, शरीर यहाँ, मन यहाँ, तुम भूल जाओ घर को। अभी पढ़ने के समय में एकदम भूल जाना दुनियादारी, कोई इधर उधर ध्यान, एकदम सारा ध्यान यही। हमको कैसे भूलिएगा? हम तो सामने हैं, कैसे भूलिएगा? सामने रह करके भी कोई भूला जाता है? आइए, तो 1830 के क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, हम प्रभाव की बात करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार जुलाई की क्रांति ने इस बात के सूचक थी कि देश में कट्टर राज सत्ताधारियों का प्रभाव कम हो रहा है। कोई अब राजा कट्टरता नहीं करेगा। अगर आपको शासन चलानी है तो जनता के सुख सुविधाओं का ख्याल करनी होगी। और यह वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग, अरे भाई यही मध्यम वर्ग तो पिसेबे न करो। आज तक जितना भी होता मध्यम वर्ग, लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। और इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। क्या था इसका सिद्धांत? प्रजातंत्र और ना गणतंत्र, यही ना। तो यही ना सिद्धांत था। और जो यही सिद्धांत क्या किया था, चार्ल्स दशम खत्म कर दिया। बताइए, 4 गो अध्यादेश को खराब कर दिया था, जो जनता के हित में था, उसको हटा देना। जनता खुश होगा? जनता तो विद्रोह करवे न करेगा। अब भारत के संविधान में बहुत सारे जो मिला हुआ हम लोग को अधिकार, अब हटावेगा तो अधिकार जनता चुप रहेगी? नहीं रहेगी। तो बात यहां पर वही है बच्चों। यूरोप में प्रभाव, यूरोप के जो घटना हुआ उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा उसको समझिए। तो फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया द्वारा। क्या सिद्धांत था वहां? प्रजातंत्र और गणतंत्र वहां की देन थी? नहीं, बंधुता, समानता और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी भाई। तो ये सिद्धांत था, वही लागू करने का यहां पर एक मौका मिल रहा है। पुनर्जीवित किया और वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल्य सिद्ध कर दिया। और इस प्रभाव का यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का सभी देशों में आया। राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इटली और जर्मनी का एकीकरण, इटली और जर्मनी का एकीकरण, देखिए इसका प्रभाव। इटली का एकीकरण, और जर्मनी भी टूटे हुए थे, उसका भी एकीकरण, तथा यूनान एवं हंगरी में, हंगरी की पोलैंड एवं हंगरी में तात्कालिक व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन खड़ा हो गया। कौन कौन देश यहां पर हो रहा है देख लीजिए। इटली हो गई, जर्मनी हो गई, हंगरी, पोलैंड हो गया, और यहां पर हंगरी, ये भी देश में यहां पर क्या हुआ? तात्कालिक व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता की भावना के कारण आंदोलन खड़ा हुआ। देखो ये 4 देश का नाम यहां पर लिखा हुआ है और इस पर प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा जी?
किसका प्रभाव पड़ा? फ्रांस की। वहां पर ये चार्ल्स दशम को भगा दिया ना, क्योंकि चार्ल्स दशम, तो यहां पर भी तो राजा अपना शासन कर रहा होगा, उसके प्रति भी विरोध लगता है। आगे चलकर फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ भी आवाज उठने लगी। लगता है कि ये भी कुछ गड़बड़ कहा करने लगा जी। है ना? लगता है कुछ गड़बड़ ये भी करने लगा। बात आई समझ में? लगता है ये भी कुछ गड़बड़ करने लगा। कह रहा है। अब एक और क्रांति देखिए यहां पर देखिए लुई फिलिप के बारे में बात करने जा रहा हूं फिर दोबारा। ये बात है 1848 की बात होने जा रही है। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक थे, परंतु यह अधिक महत्वाकांक्षी। हेलो 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 हेलो, एक शब्द आया, महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी क्या होता है जी? हमरा ये भी चाहिए, हमरा वो भी चाहिए, हमरा वो भी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा लालच। सही। अब सुनिए, उसने अपने विरोधी को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसको? गीजो को। किसको? गीजो को। अब यहां पर ध्यान देंगे, गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। और जो जानते हो, गीजो बहुत प्रतिक्रियावादी थी। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध थी। प्रतिक्रियावादी इसको कहते हैं। हेलो, प्रतिक्रियावादी किसको कहते हैं? जो वैधानिक, जो विधान में बना उसके नियम के अनुसार नहीं चलना, समाज का आर्थिक सुधार नहीं चाहता था। ये बताइए, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री फिर बना दिया। कहां करेगा जनता? स्वागत करेगा। अरे वाह रे वाह। हाँ, आरती उतारेगा। हाँ, वह किसी भी तरह के संवैधानिक। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। पूंजीपति, अरे भाई पूंजीपति अमीर लोग, और गरीब लोग कहां जाएगा? हाँ, अरे अमीर लोग, कितना अमीर लोग के साथ रखोगे? जहां गरीब लोग का सहायता नहीं मिलेगा ना, दौड़िया जाओगे। हाँ, तो सुनिए, लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग का रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी। ये शासन के कार्य में, अरे शासन के कार्य में अभिरुचि का मतलब क्या हुआ? अच्छा से शासन व्यवस्था चलाना, जनता को क्या दिक्कत है, जनता को क्या परेशानी है, उसको समझना। इसको करने नहीं आता था ये सब काम। जो अल्पमत में भी था, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, न ही उसे विदेश नीति भी पता था कुछ। उसके शासनकाल में देश में क्या हुआ? भुखमरी, बेरोजगारी। हाँ, तो क्या होगा? एक गीजो, ए भैया गीजो, हाँ तेरा नतीजो उड़ जाए, तो नतीजो होने लगा। गीजो को नतीजो। हाँ, क्या? तो देखिए, आलोचना होने लगी सुधारवादियों ने। हेलो हेलो हेलो, 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया और जगह जगह पर अवरोध लगाया, और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए तू ही नियुक्त कर दे। लेख रहा ये चुटवा जो है, बताओ, जनता का ख्याल नहीं रख रहा है। अब आप नियुक्त क्यों कर दिया ऐसे आदमी को? जनता पूछेगी ना, क्यों नियुक्त कर दिया ऐसे आदमी को? अब लुई फिलिप, विरोध हुआ, चालू हो गया विरोध। भागो रे।
भागना शुरू कर दिया। ये 24 फरवरी को लुई फिलिप गद्दी छोड़ा। हेलो, 24 फरवरी को गद्दी छोड़ा, कहां चला गया? हाय हाय हाय। अरे भैया, तुम्हारे दिमाग में उठता होगा बार बार इंग्लैंड क्यों भागता है? सब राजा भाग के कहा जाता है? अब आज भी बहुत सारा लोग भागता तो इंग्लैंड जाता है। इंग्लैंड का क्या काम है? आओ हमरा माल दे दे तो रहिए यहाँ, कोई ना कुछ करता हूं। यहाँ के बहुत सारे घोटालेबाज जो है, बैंक घोटालेबाज सब भागा था यही पहले पहले। बैंक का घोटाला करने वाला नीरव मोदी, कौन कौन जो है भागने का काम यही करता है। अरे भाई शुरू से है। आजा मेरे पास आजा, इनका चाहत है, आजा आजा आजा। आ गया। वो भी भागे थे। कौन भागे थे पहले? चार्ल्स दसम। अभी कौन भागे? क्या बात है। चला गया, इंग्लैंड भाग गया। तत्पश्चात नेशनल सब्सिडी गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्कों पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। अरे भाई, मताधिकार 21 वर्ष से ऊपर के लोगों को मताधिकार मत दो। भारत में कितना वर्ष का है? अरे भारत में कितना वर्ष में मत देने का अधिकार है ना जी? यहाँ पर 21 वर्ष के लोग। हाँ, अब वोट पड़ेगी और काम के अधिकार की गारंटी। आप वादा करो तो काम करो। भाई साहब, मैं ये कर दूंगा, वो करूंगा। जीतने के पहले बड़े बड़े वादे होते हैं और जीत जाने के बाद वादा करना होगा। हमको तो लगता है कि एक वादा को लिखाए और जो वादा करा जाता है इलेक्शन के समय, वो सभी वादे को सब नंबरिंग से पूरा करने की मांग किया जाए। जनता इसके प्रति जागरूक हो। अगर नहीं करते हैं तो अबरी टे बोला देना। नहीं, अरे भाई, मैंने आपको 5 वर्ष के लिए दे दिया तो काम नहीं किया पूरा। ये चल रहा है मर्सिडीज में नैका दम गाड़ी में घूम रहे हैं। तो हम लोग के वादा जो किए थे कि नली गली बढ़िया हो, हम लोग को दवा दारू बढ़िया से यानी मिले। दारू का मतलब वो नेगेटिव मत समझो, दारू तो यहाँ बंद है ना भाई। अरे दवा दारू का मतलब हो गया इलाज, स्वास्थ्य व्यवस्था, हॉस्पिटल गांव गांव में खुल जाए, है ना, बढ़िया सा हो हॉस्पिटल, सारा यही हो जाए, है कि नहीं? अब जानते हो प्राइवेट जाते हैं, डॉक्टर पकड़ के नोच लेता है पैसा। नहीं, तो इसलिए हम लोग को सुविधा दीजिए। आपके सत्ता में डाले हैं। हाँ, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्रांति का क्या पढ़े? 1800 में एक और क्रांति हो गया। कब क्रांति हुआ? देखो जी घटना कैसे हो रहा है। हाँ, अब सुनिए, काम का अधिकार। यहां पर अब मत देने की बात आ गई। 21 वर्ष के गणतंत्रवादियों का नेता, हेलो, गणतंत्रवादी का नेता बन गया। कौन भाई? देश में गणतंत्र है, इसका नाम था लामार्टिन और नेता लुई बला। नाम याद रखिएगा। ये दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। अब ये दोनों नेता में आपस में मतभेद हुआ, गणतंत्र स्थापित हुआ और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। कौन बना? लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। तो बच्चों, यहां तक आप लोगों को कैसा लगा क्लास? मजा आया? तो बस इसको एक बार और आप लोग पढ़ेंगे और इसको सारा क्वेश्चन जो भी बनेगा इससे आप लोग कोशिश करेंगे निकाल लेने का। वैसे मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसका मेरे क्लास को थोड़ा सा लाइक करिएगा और आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा, थोड़ा कमेंट भी करिएगा, अब बढ़ाइएगा भी इधर उधर। सभी साथी को, सभी पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।